हेलो गाइस। कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, पिछले कुछ समय से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें ताकि आपके क्लास को हम लोग कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सके। चलिए, इसी संदर्भ में हम लोग आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं और ये क्लासेस स्पेशली 12th कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए हैं। बच्चों देखिए, कॉमर्स स्ट्रीम में 5 सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ने को मिलते हैं। हिंदी, इंग्लिश, लेखाशास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन और अर्थशास्त्र। यहाँ इस क्लास के अंदर हम लोग लेखाशास्त्र, जिसको इंग्लिश में अकाउंटेंसी कहते हैं, इस विषय को कवर करेंगे। और आज के क्लास में हम लोग इसका पहला चैप्टर, जिसका नाम है अलाभकारी संस्थाओं के वित्तीय विवरण, इंग्लिश में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट हम इसको एनपीओ भी कहते हैं। ठीक, अब इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को शुरू करूं, आप लोगों के साथ इसका डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करें, हम पहले बात करना चाहेंगे आप लोगों के एग्ज़ाम पैटर्न पर। देखिए बच्चों, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो आपको पहले बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए और डेफिनेटली आप लोगों की प्रिपरेशन में आप लोगों को बहुत हेल्प आउट करेगा। चलिए, अब क्या आप लोगों का पैटर्न रहता है एक बार ब्रीफली हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चे, आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। 15 मिनट आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा और 3 घंटे आप लोगों को मिलेंगे उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसके लिए जो आप लोगों के अंक निर्धारित है वो है 100। जी हाँ, पूरा 100 नंबर का पेपर होगा। चूँकि आप लोगों के पास कोई प्रैक्टिकल होता नहीं है, इसलिए पूरा जो पेपर आप लोगों का 100 नंबर का आएगा। अब ये 100 नंबर कैसे उन्होंने बांटे हैं वो भी एक बार देख लेंगे। इसमें टोटल 4 आप लोगों को पोर्शन देखने को मिलेंगे। एक बहुविकल्पीय वाला, दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न और लास्ट में है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब अगर हम बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करें, यहाँ 10 आप लोगों को प्रश्न मिलेंगे, जिसका प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। टोटल आप लोगों को 10 नंबर के बहुविकल्पीय मिलेंगे। उसके बाद अगला जो सेक्शन है वो आप लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का है। इसमें भी आप लोगों को 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। टोटल 20 नंबर के ही आप लोगों को क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। देन इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। इसके लिए टोटल 30 नंबर आप लोगों के निर्धारित हैं। देन लास्ट आप लोगों का जो बना है वह है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन। जी, इसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए। टोटल इस तरीके से 40 नंबर का ये पोर्शन रहेगा। अब देखिए, 10 + 20 + 30 + 40, टोटल आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। राइट, तो अब आप लोगों को अपने प्रिपरेशन के दौरान देखिए क्या क्या तैयार करना है। नंबर 1 बहुविकल्पीय तैयार करने हैं, जो 1 नंबर का रहेगा। दूसरा आप लोगों को वेरी शॉर्ट, जो 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद शॉर्ट, जो 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद लॉन्ग, जो कि 10 नंबर का रहेगा। ठीक, इस पैटर्न को थोड़ा सा माइंड में रखते हुए आप लोग अपने प्रिपरेशन को करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाए। आई होप पैटर्न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि आज आप लोगों को बताया हमने कि चैप्टर हम डिस्कस करेंगे अलाभकारी संस्थाओं के वित्तीय विवरण। देखिए बच्चों, यहाँ हम लोग इस चैप्टर के अंदर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पोर्शन को कवर करेंगे। हम लोग इस क्रम में पहले थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे एंड देन इसके बाद न्यूमेरिकल, और सबसे लास्ट में हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। राइट, अब जो इस चैप्टर की थ्योरी है वो हम लोग क्वेश्चंस के पैटर्न में डिस्कस करते चलेंगे। इससे आप लोगों को ना थ्योरी भी कवर हो जाएगी और दूसरा आप लोगों को
कैसे क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का कैसे आप लोग को आंसर देना है, ये क्लियरिटी भी आ जाएगी, राइट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि थ्योरी पढ़ने के बाद कई बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका सही प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते। तो हमने जो उसकी थ्योरी है वो क्वेश्चन के रूप में आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक। चलिए, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है गैर लाभकारी संस्थाओं का आशय स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 2 नंबर में आप लोगों का रहेगा, अब क्या होती है गैर लाभकारी संस्थाएं। अच्छा, इनको हिंदी में हम लोग अलाभकारी संस्थाएं भी कहते हैं, गैर व्यापारिक संस्थाएं भी कहते हैं। अब गैर लाभकारी, अलाभकारी या गैर व्यापारिक संस्थाएं, तो इन सब का एक ही मतलब है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। क्या होती हैं संस्थाएं, बढ़िया देखिए एक बार। ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना लाभ अर्जित करने के लिए नहीं अपितु अपने सदस्यों एवं समाज की सेवा करने के उद्देश्य से की जाती है, गैर लाभकारी संस्थाएं कहलाती है। ऐसी संस्थाओं में क्लब, चिकित्सालय, पुस्तकालय, अनाथालय, शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, साहित्य समितियां, सांस्कृतिक समितियां, मनोरंजन समितियां, राजनीतिक संस्थाएं आदि सम्मिलित होती है। जी हाँ, आई होप आप लोगों को मतलब क्लियर हो गया होगा। ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता अपितु समाज सेवा करना होता है या अपने सदस्यों की सेवा करना या उन्हें कुछ सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। और इसके उदाहरण आप लोगों के सामने हैं, क्लब है, चिकित्सालय, पुस्तकालय, अनाथालय है, शैक्षणिक संस्था है, धार्मिक संस्थाएं, साहित्य समितियाँ, सांस्कृतिक समितियाँ, मनोरंजन समितियाँ, राजनीतिक संस्थाएं आदि। क्लियर। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैर लाभकारी संस्थाओं की आय के मुख्य साधन लिखिए। जी हाँ, अब ये जो संस्थाएं अपनी कमाई कहाँ से करती है और कैसे करती है। देखिए, संस्थाएं क्रय विक्रय का कार्य नहीं करती। संस्थाएं जो क्रय विक्रय मीन्स खरीद बेच का कार्य करती है और लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित होती है, वो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, लाभकारी संस्थाएं होती हैं। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो गैर लाभकारी संस्थाओं को पढ़ रहे हैं। अब इनके कमाई के क्या साधन रहते हैं वो आप लोग जान लें। इन संस्थाओं के मुख्य जो साधन है वो है, नंबर 1 दान, नंबर 2 सदस्यों से प्राप्त चंदा, नंबर 3 आजीवन सदस्यता शुल्क, नंबर 4 प्रवेश शुल्क, नंबर 5 विनियोगों से आय, नंबर 6 सरकार द्वारा अनुदान आदि, राइट। अब इन्हीं टर्म्स को लेकर के ये जो हमारी शब्दावली हमारे सामने है, इसी को लेकर के आगे हम लोगों ने क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आप लोगों को इन शब्दावली, इन टर्मिनोलॉजी का भी क्लियर हो जाए कि दान किसको कहते हैं, सदस्यों से प्राप्त चंदा क्या होता है, आजीवन सदस्यता शुल्क क्या होता है, प्रवेश शुल्क क्या होता है, विनियोगों से आय क्या होती है, सरकार द्वारा अनुदान क्या होता है। इन सब को हम लोग आगे क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे, राइट। अभी के लिए आप लोगों को यदि क्वेश्चन आता है कि गैर लाभकारी संस्थाओं की आय के मुख्य साधन लिखिए, तो आप लोग सिंपली इन 6 साधनों को लिख देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, दान से क्या अभिप्राय है। जी, अभी हमने बात करी थी कि जितने भी वो साधन हमने लिखे हैं उनको हम लोग 1 बाय 1 आपको क्लियर करते चलेंगे। अब ये क्वेश्चन आप लोग का 2 नंबर में यदि आया तो सिंपली आप लोग दान का आशय समझाते उसके प्रकार लिख देंगे, और यदि 5 नंबर में आया तो आप लोग प्रकार की डिटेल भी दे देंगे, राइट। चलिए देखिए, दान क्या है। किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या अन्य संस्था से भेंट स्वरूप प्राप्त राशि को दान कहते हैं। दान सामान्यतः 2 प्रकार के हो सकते हैं, नंबर 1 सामान्य दान, नंबर 2 विशिष्ट दान। यदि हमारा 2 नंबर में आता है तो सिर्फ हमें इतना करना है। यदि 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप लोग सामान्य दान को भी समझाएंगे क्लियर, और विशिष्ट दान को भी।
चलिए अब समझिए ज़रा सामान्य दान क्या होता है। संस्था के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्राप्त होने वाला दान सामान्य दान कहलाता है। इसकी राशि को आयगत प्रकृति का माना जाता है तथा इसका लेखा आय एवं व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में किया जाता है। अभी आय व्यय खाता क्या है ये हम आपको आगे समझाएंगे। इसके बाद है विशिष्ट दान। जब दान किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाता है तो उसे विशेष दान कहते हैं, जैसे पुस्तकालय या खेल मैदान या भवन बनाने के लिए प्राप्त दान आदि। इस प्रकार का दान बार बार प्राप्त नहीं होता है। इसकी राशि को पूंजीगत प्रकृति का माना जाता है तथा इसका लेखा आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो है चंदा। बच्चों देखिए फिर से हम बात करेंगे, यदि 2 नंबर में आता है तो केवल आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है व्याख्या केवल वो बताएंगे, और यदि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इसकी कैलकुलेशन, इसकी गणना के साथ पूरा लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन हमारा, चंदा क्या है, इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। यदि इस तरह पूरा क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर में होगा। चलिए देखिए चंदा क्या है। किसी अलाभकारी संस्था के सदस्य बने रहने के लिए दिया जाने वाला वार्षिक शुल्क चंदा कहलाता है। यह अलाभकारी संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत है। इसका लेखा आय व्यय खाते के आय पक्ष में किया जाता है। देखिए सिंपली चंदे से हमारा मतलब है कि जो संस्था में पहले से सदस्य हैं और आगे भी सदस्य बना रहना चाहता है तो उसका जो शुल्क वो पे करता है सदस्य बने रहने के लिए, उसको चंदा कहा जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इसकी गणना कैसे की जाती है समझिए। आय व्यय खाते में दिखाए जाने वाले चंदे की राशि की गणना निम्न प्रकार की जाती है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा। चालू वर्ष के अंत में अदद चंदों को हम प्लस करेंगे। चालू वर्ष के प्रारंभ में यदि कोई अदद चंदा तो उसको माइनस करेंगे। चालू वर्ष के प्रारंभ में यदि कोई अग्रिम चंदा है तो उसको प्लस करेंगे, और यदि चालू वर्ष के अंत में अग्रिम चंदा तो उसको हम माइनस करेंगे। अब आप इसको याद करिएगा, आगे न्यूमेरिकल में भी आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फीस से क्या आशय है। बहुत सिंपल है। प्रवेश शुल्क गैर व्यापारिक संस्थान में सदस्य बनने के लिए नए सदस्य द्वारा दिए जाने वाले शुल्क को प्रवेश शुल्क कहते हैं। स्पष्ट सूचना के अभाव में प्रवेश शुल्क को आयगत प्राप्ति माना जाता है। देखिए इससे पहले हमने चंदे की बात करी, प्रवेश शुल्क की बात करें। बड़ा सिंपल सा आप लोग इनमें अंतर बनाइएगा। प्रवेश शुल्क किसी संस्था में सदस्य बनने के लिए, जी हाँ, नई सदस्यता या नया जो सदस्य बनना चाहता है उसके द्वारा दी जाने वाली जो शुल्क राशि है वो आपकी प्रवेश फीस कहलाएगी, प्रवेश शुल्क कहलाएगा। जबकि चंदा क्या होता है, ऑलरेडी संस्था में सदस्य आप है और आगे अपनी सदस्यता बनाए रखने के लिए, आगे सदस्य बने रहने के लिए जो आप वार्षिक शुल्क देते हैं वो आपका चंदा कहलाता है। आई होप आप लोगों को चंदा क्या होता है और प्रवेश शुल्क क्या होता है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आजीवन सदस्यता शुल्क। यह एक ऐसा शुल्क है जो उन सदस्यों से लिया जाता है जिन्हें जीवन पर्यंत के लिए सदस्य बनाया जाता है। इसे पूंजीगत आय माना जाता है और आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। जी हाँ, लाइफ टाइम आप सदस्यता लेने के लिए जो शुल्क देते हैं किसी संस्थान को, अलाभकारी संस्थान को,
वो आप लोग का आजीवन सदस्यता शुल्क कहलाता है। नेक्स्ट, उत्तरदान या वसीयत से आपका क्या आशय है? क्या होता है उत्तरदान या वसीयत? समझिए, जब कभी किसी दानी या संपन्न व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसके वसीयतनामे के कारण गैर लाभकारी कोई धार्मिक या परोपकारी संस्था को कोई राशि या संपत्ति प्राप्त होती है तो इसे वसीयत कहते हैं। यह संस्था की आय मानी जाती है तथा यह पूंजीगत प्रकृति की होती है। इसका लेखा आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में किया जाता है। बड़ा सिंपल है, सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्पित कोष या आधार कोष से आपका क्या आशय है? इंग्लिश में इसको एंडोमेंट फंड कहते हैं। देखिए, कुछ गैर व्यापारिक संस्थाओं को कुछ इस तरीके के दान या फंड रिसीव होते हैं, मिलते हैं, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं। आप जिस उद्देश्य के लिए वो राशि मिली है केवल उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करें, किसी और उद्देश्य के लिए उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी को हम लोग इंडोमेंट फंड कहते हैं। लिखा है देखिए इसमें, ऐसी संपत्ति या धनराशि जो किसी वसीयत या उपहार के कारण संस्था को प्राप्त होती है और जिसकी आय किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती उद्देश्य के लिए ही प्रयोग की जा सकती है, समर्पित कोष या आधार कोष कहलाता है। यह संस्था की पूंजीगत आय मानी जाती है तथा इसका लेखा आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में किया जाता है। नेक्स्ट, सरकारी अनुदान, गवर्नमेंट ग्रांट। जी हाँ, ये भी अलाभकारी संस्थाओं के आय का एक मुख्य साधन है। सरकारी अनुदान का आशय ऐसी सहायता राशि से है जो सरकार द्वारा ऐसी अलाभकारी संस्थाओं को दी जाती है जिनकी गतिविधियां सरकारी अनुदान पर आधारित होती है, जैसे विद्यालय, विश्वविद्यालय, जनता अस्पताल आदि। आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते होंगे। चलिए, उसके लिए आप लोग के सभी क्वेश्चंस हम लोग एक साथ लिखे हैं वो दिखा देते। आप लोग अपना स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। राइट जी, आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए गाइज, आई होप कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इससे आप लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इस उम्मीद के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे की जितने भी आपकी थ्योरी बची है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे।